नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और भैया आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने को है। हमारा मकसद है कि हम हाफ ईयरली में पूरे नंबर लेके आए। अब हम लोग देखते हैं कि हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं भाई साहब, हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और उन टॉपिक से पेपर में सवाल आना 110% तय रहता है। मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं हर चैप्टर में से। अब देखा जाए तो सभी के हाफ ईयरली में अलग अलग सिलेबस है। किसी के स्कूल में पूरी बुक 1 आ रही है, किसी की स्कूल में बुक 1 और बुक 2 का 50-50 आ रहा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, क्या समझना है भाई साहब, आपको एक चीज ध्यान से समझ लीजिए आप लोग कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये किताब के बता रहा हूं आपको फिलहाल, अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये किताब में से नहीं आ रहा हो, तो भी भाई साहब एक बार सुन लो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यही टॉपिक से क्या होना है, यही टॉपिक से आपको सवाल आने वाले हैं। तो आपके 2 किताब है, दोनों किताब में मैं ये मान के चल रहा हूं कि 50-50% सिलेबस आ रहा है आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। यहां से सवाल बनना 110% तय है, क्योंकि बोर्ड में भी बार बार यहां से सवाल बनता है। अगर हम आपके पहले चैप्टर पे बात कर ले, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो सबसे पहला जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि सोवियत सिस्टम कैसा था। एक चीज का ध्यान रखो मेरे लाल, सोवियत सिस्टम कैसा था उसमें आपको यह भी देखना है कि सोवियत सिस्टम की क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सोवियत सिस्टम के दोनों ध्यान रखने हैं। जब भी आप फीचर्स पढ़ो तो फीचर में पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखना। उसके बाद में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ और होने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, यहां पे बार बार सवाल बनता है। आपके क्लास टेस्ट भी हुए होंगे तो यहां से सवाल बना है। देन व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस, शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी के क्या इंपैक्ट पड़े। अब अगर हम देखें शॉर्ट आंसर में आएगा तो शॉक थेरेपी ही पूछा जाएगा। लॉन्ग में मान लो पूछ लिया तो दोनों को कंबाइन करके पूछ लेंगे भाई साहब, व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस। एंड लास्ट, इंडियाज रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, की भारत के कैसे रिश्ते रहे हैं पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में। ये 4 जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से सवाल हर बार बनता है, इन्हीं में से कहीं ना कहीं सवाल बनेगा मेरे लाल। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर अपन अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करें यूरोपियन यूनियन से, तो उससे क्या सवाल पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है यूरोपियन यूनियन एज सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल। हम बात करते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन एक नेशनल ना एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया और कैसे ये यूनियन इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन में टर्न हो गया है। ये बार बार पेपर में सवाल आया है, तो इसका जवाब आपको तैयार रहना चाहिए भाई साहब। उसके बाद में ईयूज पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, यूरोपियन यूनियन का आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन आसियान वे क्या है और आसियान के फीचर्स क्या है मेरे लाल, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब आप आसियान के फीचर्स को कर लोगे तो इसी फीचर्स को आप किस में यूज कर सकते हो, आसियान एज अ कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अगर सवाल आया आसियान एज अ कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, तो इन्हीं फीचर्स का थोड़े से शब्द बदलने हैं और इसका आंसर बन जाएगा। तो स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, सॉरी, लेकिन साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी करो और हार्ड वर्क भी करो। कंपेयर यूरोपियन यूनियन विद आसियान, यूरोपियन यूनियन को आसियान से कंपेयर करना है, यह आपको कंपैरिजन पता रहना चाहिए। ठीक है, देन राइज ऑफ चाइना एंड इट्स पॉलिसीज, की चाइना का राइज और उसकी पॉलिसीज। अब रहा सवाल जापान और साउथ कोरिया का, तो उसको आप एक थोड़ा सा पढ़ लेना। इस बार जो पेपर आएगा उसमें देखना जापान और साउथ कोरिया का लॉन्ग में नहीं आएगा, 6 नंबर में नहीं आएगा, 4 या 2 नंबर में ही आएगा। ठीक है, देन
अगर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये जो चैप्टर है मेरे लाल, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि नेपाल हो गया। अब मैंने यहां पे नेपाल मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर नेपाल से सवाल आया तो नेपाल से शॉर्ट आंसर ही बनेगा, लॉन्ग आंसर 6 नंबर का कभी भी नहीं बनेगा। तो आपको यह समझना होगा कि 6 मार्क्स क्वेश्चन क्या आ सकता है, 4 मार्क्स क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो 6 मार्क्स क्वेश्चन आने में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पाकिस्तान या बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश का ओरिजिन ही कहीं ना कहीं हमें यहां से देखने को मिला। तो जब भी पढ़ो तो पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ साथ में पढ़ लेना, तो ये टॉपिक तुम्हारा साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में श्रीलंका देख लेना। देन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हर बार पेपर में सवाल आता है। इंडिया एंड इट्स नेबर वाली चीज भी आप पढ़ लेना कि हमारे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारे 6 नंबर के सवाल है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से 6 नंबर के सवाल बनेंगे और उसमें भी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, इन सबसे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है श्रीलंका या अगर नेपाल देखूं तो नेपाल शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा। देन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें आपको ये 3 टॉपिक, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म क्या होना चाहिए, इंडिया का स्टैंड क्या है यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म लेके, इंडिया क्यों परमानेंट मेंबरशिप चाहता है वो, और यूनाइटेड नेशन इवॉल्व कैसे हुआ है, यूएन इवॉल्व कैसे हुआ है, क्या क्या रिफॉर्म्स यूनाइटेड नेशंस में हम चाह रहे हैं, और इंडिया क्यों यूएन में रिफॉर्म चाह रहा है और इंडिया क्यों चाह रहा है कि उसे परमानेंट सीट मिले। ये चीज आपको पता होना चाहिए, यहां से पक्का सवाल बनेगा ही बनेगा। इतना अगर तुम पढ़ लोगे ना, इतना अगर तुम पढ़ लोगे मतलब तो तुम्हारा काम हो जाएगा 75%। 75% तुम्हारा जो काम है वो क्या हो जाएगा मेरे लाल, वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, देखो पढ़ना अपने को पूरी किताब होती है, लेकिन मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जहां पे तुम्हें ध्यान करके विशेष तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना अपने को पूरी किताब है, पूरे टॉपिक है, लेकिन कहां से पेपर में सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। वो जो तुम बोलते हो ना कि नेक्स्ट टॉपर्स में क्या होता है, नेक्स्ट टॉपर्स में पेपर लीक हो जाते हैं। तो पेपर लीक होने का मतलब यह है कि इतने साल का एक्सपीरियंस कहता है कि यहां से सवाल बनेगा, ठीक है, कि यहां से सवाल बनना ही बनना है। तो मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 4 चैप्टर के तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए कि यहां से सवाल बनना ही बनना है। अब जरा अपन दूसरी किताब के 4 चैप्टर को समझ लेते हैं, ठीक है, दूसरी किताब के 4 चैप्टर को समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये वाली किताब नहीं आ रही है, लेकिन मेरे लाल बोर्ड एग्जामिनेशन में भी तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब भी ही देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां कहां से सवाल बनना है। तो पहला जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, 3 चैलेंजेस इंडिया फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो 3 चैलेंजेस को एकदम डिटेल में तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कि भारत ने इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद में फेस किया, ठीक है। देन पार्टीशन प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, 4 नंबर का सवाल बनता है यूजली पार्टीशन प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे, कि पार्टीशन का क्या प्रोसेस रहा है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का भी 4 नंबर में सवाल बनता है मेरे लाल। तो ये 3 टॉपिक क्या है, ये 3 टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। अगले उस पे आते हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी थी जब पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाना था तब, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन डेमोक्रेसी, अपोजिशन पार्टीज का क्या रोल रहा है, यहां से सवाल बनता है। एंड स्पेशली तुम्हारे किताब में सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज लिखी है। तो रीड अबाउट भारतीय जनसंघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आपको भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ के जाना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बार बार पूछ चुके हैं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग कहता है कि भारतीय जनसंघ से बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का सवाल पूछा जाएगा, तो ये पढ़ के जरूर जाना है। देन नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, कांग्रेस का नेचर जो डोमिनेंस है वो, और कांग्रेस को क्यों सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन कहा जाता है वो हमें समझना होगा, वो आपको पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर पे आप जानते हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 ही नंबर का आना है, तो इस चैप्टर को डिटेल में नहीं जाना है। प्लानिंग कमीशन एमसीक्यू के हिसाब से कब स्टैब्लिश हुआ, प्लानिंग कमीशन के कौन चेयरपर्सन रहते हैं, इतना ध्यान रख लिया, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ईयर क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान का ईयर क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान का ईयर क्या था, और फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में तुमको ध्यान हो तो हमने प्लान हॉलीडे की बात करी थी, तो वो देख लेना।
देन फर्स्ट से सेकंड 5 ईयर प्लान किसने बनाया? पीसी महालनोबिस। और किसने बनाया भैया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया? सेकंड तो पीसी महालनोबिस ने बनाया। तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर, ये वाला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, इसको ध्यान रखना है। 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, तुम जानती हो कि कैपिटलिज्म था और एक सोशलिज्म था, तो ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है। यूजली तुम्हें फोकस फर्स्ट और सेकंड वाली चीज पर ध्यान से करना है, यहां से सवाल अपने को बनना ही बनना है। देन नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो नॉन अलाइनमेंट पढ़ के जाना, इंडिया चाइना रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये 3 टॉपिक अपने को पढ़ के जाना है मेरे लाल। और इन 3 टॉपिक से क्या होगा? इन 3 टॉपिक से पक्का सवाल फंसेगा ही फंसेगा। तो इतना ध्यान से पढ़ के चले जाना। जो मैंने बताया है एक बार प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना है अपने को। क्यों उसको ध्यान से पढ़ना है? उसकी पेपर में आने की संभावना 80% है, 90% है। समय मिल रहा है, मैं तो बोल रहा हूं पूरी किताब पढ़ लो, लेकिन कुछ अगर छोड़ना है तो इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, बाकी भले ही तुम छोड़ देना। इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, बाकी भले ही छोड़ देना, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, हाफ ईयरली को सीरियसली लो। और हाफ ईयरली में अगर ये चैप्टर्स नहीं भी आ रहे हैं तो क्या करना है? तो भी तुम इन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करो? बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कब है? इसके कमेंट सेक्शन में तुमको कमेंट करना है मेरे लाल कि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कब है और तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। क्योंकि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और एग्जाम कब है, तो उस हिसाब से मैं तुम लोगों के लिए कुछ कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस प्लान कर सकता हूं। तो कमेंट करो तुम लोग मुझे, और मुझे बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक। तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। सो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, डू कमेंट ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊं।